उत्तराखंड में जब हम 3000 मीटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उनको कहते हैं खरग बुग्याल, और इनकी संख्या बहुत है। लेकिन ऐसी क्या बात है वैली ऑफ फ्लावर्स में कि इन सारी जो बुग्याल हैं उनसे वो अलग मिलता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज आप मेरे साथ चल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ। तो वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम भ्यूंडार वैली भी कहते हैं, जब वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं था तो इसको भ्यूंडार घाटी कहा जाता था। इसे स्थानीय लोग नंदन कानन भी कहते हैं, जिससे इंद्र का बगीचा है। तो क्या खासियत है इस वैली की और कैसे हर 15 दिन में वैली का रूप, उसके जो फूल और फ्लावर्स हैं वो बदलते रहते हैं, ये पूरी इम्पोर्टेंट और पूरा जो नॉलेजेबल वीडियो है वो आप इस पूरी स्टोरी में देखेंगे। एक्चुअली फूलों की घाटी के नाम से जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है, चाहे कोई एजेंसी के थ्रू आता है या अपना पर्सनल कहीं से पढ़ के आता है, उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि फूलों की घाटी, यानी कि हमको फूलों की घाटी में जाके ही फूल देखना है। जबकि सत्यता ये है कि हिमालय में मानसून के टाइम पे आपका, अभी जैसे आप गोविंद घाट से लगा लीजिए, पूरे रास्ते में अलग अलग तरह की फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उनका पैटर्न हर किलोमीटर बाद चेंज होता है। हर किलोमीटर के बाद आपको कुछ नया फूल आपको उसमें दिखना शुरू होता है। लेकिन मैक्सिमम टूरिस्ट फूलों की घाटी के चक्कर में उन सबको मिस करता है। अभी हम लोग यहाँ पे घांगरिया के पास ही हैं, अभी फूलों की घाटी में एंटर नहीं हुए, अभी भी हमको यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाना है। लेकिन अगर अभी कोई वैली गेट से ही अगर स्टडी करना शुरू करे तो यहीं पे उसको 45 से ऊपर स्पीसीज फ्लावर की यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा और इन फूलों से मैक्सिमम लोग वंचित रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्लावरिंग है पूरा ना, ये वाला ना, ये पूरा लेगुलेरिया का पैच है। तो अभी इसमें एक फ्लावर वो पीला वाला वो खिल चुका है। आने वाले 5-7 दिन में ये जितने भी चौड़े पत्ते वाले दिख रहे हैं सब लेगुलेरिया एम्प्लेक्सिस है, तो इसमें सारा फ्लावरिंग होगा। तो जो विजिटर आज यहाँ पे आ रहा है उसको जो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो 5-7 दिन में जो दूसरा आएगा उसको वो वाला पैटर्न दिखाई देगा। किसी को आज एस्टर दिख रहा है, वो जो पिंक कलर वाले हैं जो, इसमें ये आ गया, ये आ गया, ये वाला। तो ये वाले हो सकता है कि 10 दिन बाद ना रहें, लेकिन यहाँ पे दूसरी वैरायटी आ जाएगी और यही पैटर्न वैली में चलता रहता है। जबकि अभी हम वैली नहीं पहुँचे हैं, वैली गेट से अभी हम सिर्फ 1 किलोमीटर आगे हैं। जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ की बारीक इन्फॉर्मेशन, और वहाँ हमारे साथ एक्सपर्ट हों, तो फिर हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाती है। तो मैं एक बार और इंट्रोड्यूस कराता हूँ। चंद्रशेखर चौहान जी हैं, पेशे से बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र हैं, इसी वैली के रहने वाले हैं, भ्यूंडार गांव के, और जो ईडीसी है, इको डेवलपमेंट कमेटी, उसके अध्यक्ष भी हैं। यहाँ की नॉलेज इतनी ज़्यादा है चंद्रशेखर
जी को फूलों की जितनी प्रजातियां हैं, कब कौन सा फूल खिलता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी फूल हम रास्ते में दिखेंगे उन सब की हम इंपॉर्टेंस आपको बताते जाएंगे। चंद्रशेखर जी, ये जो जिस जगह पर हम पैच है जो ये पैच किस फूल का है? ये क्रेमेंथोडियम है ये, और ये अभी ये लगभग 10-15 दिन पहले से ही खिलना शुरू हुआ है और अभी ये रहेगा। अभी ये फ्लावर क्योंकि अभी यहाँ और हेमकुंड साहिब का जो रूट है लास्ट का जो 1.5-2 किलोमीटर है लगभग इसके बीच में ये अभी खिलता रहेगा पूरा। ये अभी आपका 15 सितंबर तक ये फ्लावर यहाँ रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सूरजमुखी हो। हाँ, कॉमन नेम में इसको सनफ्लावर में बोलते हैं, क्योंकि सनफ्लावर टाइप में यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं। एरिजरॉन है, इसमें एनुला है, लेकिन जो सूरजमुखी के पैटर्न का पूरा है वो लगभग यही क्रेमेंथोडियम ही है इसमें। ऐसे हर फूल की जानकारी चंद्रशेखर जी हमें देंगे, वैली की हिस्ट्री, वैली में किस तरीके से बदल रहा है और जो चुनौतियां हैं वैली के लिए, वो सब हम इन्हीं से जानेंगे। जब हम वैली गेट में इंटर करते हैं तो जो पुष्पावती नदी के पास एक ब्रिज बना हुआ है, उसको द्वारी पुल भी कहते हैं, वहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। क्योंकि जो पुराना रास्ता था पैदल, वो 2013 की आपदा में वॉश आउट हो गया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो पूरी उस आपदा या लैंडस्लाइड जोन को बचाने के लिए या उसके ऊपर पूरा रास्ता दिया है। और यहाँ पर आगा के पेड़ हैं, भोजपत्र के पेड़ भी यहाँ से अब शुरू हो गए हैं। एक्चुअली जो ये आपने पूछा कि फूलों की घाटी की खोज, ये खोजी नहीं गई, ऑलरेडी ये घाटी थी और नोन थी घाटी है। इसका संपर्क सिर्फ जो मॉडर्न दुनिया के साथ कराया गया उसी को खोज कहते हैं। क्योंकि इस घाटी में स्पेशली जो भ्यूनार घाटी के लोग हैं, जो गांव है भ्यूनार गांव, पहले ये पूरी तरह से बकरी पालन पे डिपेंड था और ये पूरी घाटी बकरी पालन वालों का ही अपना एक तरह से इनका ये आजकल ये जून जुलाई अगस्त का एक गाँव था यहाँ पे। और उसी बेस पे यहाँ के जो लोकल नाम हैं जो कि आज एक तरह से खो चुके हैं, अब इस पूरी घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी जगहें हैं जो बकरी वालों के रहने के उपयोग के हिसाब से उनके महीने दर महीने जो अपना पड़ाव चेंज करते थे उसके हिसाब से उसके अलग अलग नाम हैं। रही बात खोज की, तो ये 1931 में फ्रैंक स्माइथ थे, ये कॉमेट सबमिट करने के बाद इन्होंने जाना था वापस बद्रीनाथ। तो वो रूट था इनका माणा पास होते हुए गुप्तखाल की तरफ से, जो आज गुप्तखाल नाम से ट्रैक जाना जाता है, वहाँ से होते हुए इन्होंने घस्तौली और घस्तौली से आपका बद्रीनाथ माणा आना था इन्होंने। लेकिन हुआ ये, जब ये गमसाली से इस जो रतावन है जैसे आज हम भ्यूनार पास के नाम से जानते हैं, जब ये इसके पीछे पहुँचे तो मौसम ख़राब होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए ये। तो फिर उनका जो उनके पास जो सेकंड जो ऑप्शनल रूट था वो रूट था रतावन को पूरा पार करके फूलों की घाटी से होते हुए आपका मतलब उस समय फूलों की घाटी नहीं थी, भ्यूनार वैली था। ये ऑफिशियली जो उसका जियोग्राफिकल नेम है वो भ्यूनार वैली नाम से है। तो इस घाटी को पार करके ये मेरे पीछे कुंडखाल का एरिया है पूरा, तो यहाँ से पार करके हनुमान चट्टी में बद्रीनाथ वाला जो रूट है वहाँ मिलता था उस समय वो। तो फिर वो लोग जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ आने के बाद उनको इस वैली इस घाटी का महत्व का पता लगा। फ्रैंक स्माइथ जो थे वो टीम में एज ए माउंटेनियर थे, वो बॉटनिस्ट नहीं थे, लेकिन उनको
ये घाटी इतनी पसंद आई, यहाँ के फूल वगैरह, तो उनके साथ में एक होल्सवर्थ थे, उनको बॉटनी का नॉलेज था, प्लांट्स का नॉलेज था। तो ये यहाँ जब रुके तो फ्रैंक स्माइथ ने उनको पूछा यहाँ के बारे में, तो उन्होंने जब यहाँ पे फ्लावर की जो वैरायटी देखी, स्पीसीज़ देखी, तो उसके आधार पे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस घाटी से कि वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब वो वापस इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ जाके गार्डनिंग सीखी। गार्डनिंग में उन्होंने प्लांट का जो लाइफ साइकिल होती है, प्लांट कैसे बीज लगता है, कैसे बड़ा होता है, उसमें फ्लावरिंग कैसे होती है, सीड कैसे होती है, सीड कैसे आते हैं, वो सब उन्होंने वहाँ पे सीखा हो। उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। यहाँ पे आके कैसे उनको कलेक्ट करना है, क्या करना है। तो फिर वो 39 में यहाँ पे लगभग पूरे 4 महीने के लिए आए यहाँ पे वो, और उस 4 महीने में यहाँ पे स्टे किया। जो जो प्लांट्स वो स्पेसिमेन ले सकते थे, एज ए सीड, एज ए फ्लावर, एज ए फोटोग्राफ, वो सब उन्होंने लिया। और इस बीच में उन्होंने यहाँ पे रहते हुए, ऐसा नहीं कि खाली वो वैली में रहे, जैसे उनको टाइम मिला बद्रीनाथ घूमेंगे, नीलकंठ घूमा, सतोपंथ की तरफ गए, अलकापुरी बांक गए, आपका इधर तिपरा ग्लेशियर की तरफ जो अंदर का पॉइंट है वहाँ भी उन्होंने उसको सबमिट किया। सर ट्रैक तो बहुत बढ़िया नेचुरल ट्रैक है। थोड़ी सर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, जो द्वारीपेरा है, इसमें कभी कभी बारिश के मौसम में आने में दिक्कत होती है, जो एक्चुअली कि हमें बार बार सुबह आके एक आदमी या 2 स्टाफ सुबह आकर के देख करके तब हम बताते हैं कि ट्रैक एकदम खुल चुका है, तब हम यात्री को ये ट्रैक में थोड़ी बारिश में दिक्कत करती है। अभी हम पूरा फूलों घाटी को इंटर कर चुके हैं, जिससे ये पूरा भोजपत्र का जंगल है सर, ये पूरा भोजपत्र का जंगल लग गया है। ये सिंगल ट्रेल बनी हुई है, वह ट्रैक तो नॉर्मली ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा ख़राब है जो आपका द्वारीपेरा है। तो यहाँ पे 4 महीने यहीं पे रहते हुए उन्होंने आसपास का जितना भी वो क्लाइंब कर सकते थे, एरिया एक्सप्लोर कर सकते थे, वो सब उन्होंने एक्सप्लोर किया। और उनकी जो बुक है द वैली ऑफ फ्लावर्स, उस बुक में उन्होंने पूरा उसका मेंशन किया है, अपना पूरा 4 महीने का जो भी उनका हिस्ट्री है। तो उस बुक के बाद ही ये वैली धीरे धीरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध होने लगी। और बॉटनिस्ट हैं जो भी जिनको हिमालयन फ्लोरा में इंटरेस्ट है, वो स्टडी करना है, वो लोग यहाँ आना शुरू हुए। फूल की वैरायटी तो लगभग यहाँ पे जो रिकॉर्डेड है 521 के आसपास हैं वो। और चुनौतियाँ वैसे तो नेचर है, नेचर में तो टाइम टू टाइम वो तो समय के साथ कोई चीज़ ज़्यादा पनपती है, कोई कम है। लेकिन उसको एज एक जैसे वर्ल्ड हेरिटेज है, नेशनल पार्क है, और यहाँ पे जो पॉलीगोनम करके एक ग्रास है, उसको ग्रास ही माना, वैसे उस पर भी सुंदर फूल आता है, लेकिन उसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो और फूलों को सप्रेस कर रहा हो, तो और फ्लावर्स में बीच में नहीं आ पाते हैं। तो एक तरह से यही चुनौती, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इंटरफेरेंस, बाकी ह्यूमन इंटरफेरेंस है। लेकिन यहाँ पे मैंने कई बार, मैं इतने कई साल से यहाँ पर हूँ,
तो फ्लावरिंग का पैटर्न मैंने ये देखा है कि कई फ्लावर जो बीच में एकदम से कुछ साल तक नहीं खिलते हैं, इक्का दुक्का खिलते हैं, वो अचानक ही 5-6 साल बाद फिर से दोबारा से ब्लूम में आ जाते हैं वो। जैसे अभी इस बार ही एक पेडिकुलरिस करके एक येलो कलर का फ्लावर है जो कि पिछले 4-5 साल से ना के बराबर खिल रहा था, लेकिन इस बार वो पूरा पैच आपका वैली गेट से लेकर के और अभी बीच में जो ग्लेशियर पॉइंट है, आपका जो द्वारीपेरा वाला एरिया है, उसमें वो पूरा पैच इस बार पूरा बढ़िया ढंग से खिला हुआ है। फ्लावरिंग का पैटर्न यहाँ पे ऐसा है कि आपका मई में बर्फ़ पिघलते ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो आपका जो सॉयल है वो रुका रहेगा कि नहीं मुझे जून में ही खिलना है। आपका मई में जहाँ बर्फ़ पिघली, चाहे वो 1 स्क्वायर फीट की जगह भी हो, वहाँ पे तुरंत आपका कोई ना कोई फ्लावर खिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले खिलने वालों में आपका कैल्था, जिसे मार्स मैरीगोल्ड बोलते हैं, वो स्पेशली उसी ज़मीन में खिलता है जिसमें एकदम नमी हो। उसके अलावा आपका प्राइमुला हो गया, एक गैगिया एलिगेंस होता है फ्लावर, वो आपका स्टार्टिंग का फ्लावर है। फ्रिटिलेरिया रॉयली काकुली करके एक आयुर्वेद में काकुली बोलते हैं, फ्रिटिलेरिया रॉयली उसका बॉटनिकल नेम है। ये आपका स्टार्टिंग का फ्लावर है। और उसके पैटर्न के बाद धीरे धीरे ग्रास भी जब उगना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद खिलने वाला फिर एनीमोन है। एनीमोन के बाद आपका जिरेनियम है। जिरेनियम के बाद आपका बाल्सम है। बाल्सम के बाद आपका जो मैक्सिमम खिलने वाला फिर उसके बाद पॉलीगोनम है। तो लगभग ये जो 5-6 वैरायटी हैं, ये मैक्सिमम टाइम वैली में रहती हैं। अभी अब जिरेनियम का टाइम ख़त्म हो गया और आपका अब बाल्सम जो कॉमनली जो डॉग फ्लावर के नाम से जाना जाता है, वो अब पूरी वैली को एक साथ पूरी वैली में फैलने वाला है वो। और उसका जो कॉमन जो एक लोकल नेम है उसे गुदिलो कहते हैं उसे, और हिंदी में एक तरह से वो गुलदाउदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे ब्लू पॉपी फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ये अलग अलग पैच में होता है, इनका पैटर्न इतना लंबा नहीं होता है। ये ब्लू पॉपी के अपने पैच हैं। मैं उन फ्लावरों की बात कर रहा हूँ जो वैली में मैक्सिमम एक बड़े से बड़े एरिया को कवर करते हैं। ये मोरिना लॉन्गिफोलिया है और लोकल में इसको गढ़वाली भाषा में हमारे इधर लोगों में कंजिलो बोलते हैं। और इसी कंजिलो के नाम पे घांगरिया से नीचे जो हेलीपैड है उसका नाम कंजिला पड़ा है। वहाँ पर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी परसों ही मैं गया था उसमें, तो एक पूरा पैच है जो कि मतलब पूरा इसी फ्लावर से भरा हुआ है। और इसकी जड़ों का इस्तेमाल जो हमारा हवन वगैरह में जो हवन सामग्री होती है ड्राई वाली जो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यही है आपका मिड जून से लेके आपका मिड जुलाई तक। और इसमें पूरा स्पाइक में ये पूरी फ्लावरिंग होती है रो वाइज। जैसे इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम होगी है, तो धीरे धीरे ये फटने शुरू हो जाएंगे। एक ही उसमें आपको वाइट, पिंक, पर्पल सब तरह का मिलेगा। सेम इसी स्पीसीज़ में जो दूसरा फ्लावर है वो आपका जो लोग गौमुख गए होंगे, गंगोत्री गए होंगे गौमुख तक, उनको रास्ते में मिला होगा सेम प्लॉट, लेकिन उसमें पूरा फ्लावर एक ही सिंगल येलो कलर का होता है। यहाँ पर आपने जैसे कॉलोनी का जिक्र किया है, कॉलोनी सिर्फ एक ही नहीं है यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग में सेलिनम की कॉलोनी पूरी बीच में जहाँ पे पानी था वहाँ पे पूरा एपिलोबियम है, जो स्पेशली आपका वेट जगह पे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसी में खिलता है। उसके बाद ये आपका आ गया पूरा लार्ज बेल फ्लावर कैम्पेन्यूरा, और अभी ये इसका पूरा सीज़न है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ये पूरी एक लंबी लाइन कैम्पेन्यूला की खिली हुई है। और आगे भी जाएंगे यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे, तो वहाँ भी इसकी पूरी एक कॉलोनी है जो लगभग एक किनारे से अगर नीचे रिवर बेड तक हम उसकी लेंथ को देखें तो कम से कम 200 मीटर का पूरा वो है, पूरा लैंड है वो, जिसमें कि यही फ्लावर मैक्सिमम खिला होता है। ये है पेडिकुलरिस, हॉप मिस्ट्री है। और इसी के बारे में भी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे फ्लावरिंग का जो क्वांटिटी है एक तरह से, मतलब इनका जो जर्मिनेशन का टाइम है, कई बार क्या होता है कई साल के बाद जो रिपीट होते हैं। तो इससे पहले भी मैंने ये 2007 या 8 में देखा था, जो कि पहले इक्का दुक्का दिखते थे, और 7 या 8 में एक बार ये पूरा आपका वैली गेट से लेके पूरे वैली में मैक्सिमम खिला हुआ था। और इस बार भी आज मैं जैसे वैली पहली बार आया हूँ यहाँ पे इस सीज़न में,
तो वैली गेट से लेकर के और अभी तक हमको ये बड़े बड़े पैच में मिल रहा है। अभी रास्ते में जो ग्लेशियर पॉइंट है उसमें भी पूरा का पूरा जो स्लोप है वो पूरा इसी फ्लावर से खिला हुआ है। और अभी मेरे पीछे भी पूरा ये आगे और इधर पीछे पूरा यहाँ पे अपने टाइम पे ही खिला हुआ है। और ये भी हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर हमको ना मिले, इक्का दुक्का मिले, यहाँ पे इस ढंग से पूरे पैच में ना मिल पाए ये। फूलों की घाटी में जैसे ही हम इंटर करते हैं तो बामन धौड़ एक जगह है, यानी पत्थर की गुफा। जब बारिश हो तो इस तरीके की बहुत सारी गुफाएं भी हैं जब आप उन बारिश के समय बच सकते हैं। वहाँ से पूरी आगे वैली फैली हुई है करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर, यानी टिपरा ग्लेशियर तक। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे फूलों की अलग अलग प्रजातियाँ या उनके अलग अलग ब्लॉक, पॉकेट या कॉलोनी, आप जो भी कहें, वो आपको दिखती रहती हैं। तो अगर आप पूरी वैली को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी निकलें, जैसे ही गेट खुलता है यानी सुबह 7:30 बजे, 7 बजे के आसपास आप एंट्री करिए और आगे तक जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक हो के आइए। मौसम अगर साफ़ हो तो वैली की जो ब्यूटी है वो और भी खूबसूरत दिखती है। बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा स्टीप है, इसलिए थोड़ा चलने में तकलीफ होती है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। बहुत बहुत प्रिटी है ये फूल वगैरह। यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स ओवर हियर एंड देयर आर मेनी वाटरफॉल्स टू सी एंड इट्स रियली वर्थ इट टू कम हियर। टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। मोस्टली आपके यात्री टाइप के, टूरिस्ट टाइप के लोग आते हैं। ट्रैकर्स कम आते हैं। जिनको वैली ऑफ फ्लावर्स घूमना है, जिनको हेमकुंड जाना है यात्रा के लिए, वही आते हैं मोस्टली। और बद्रीनाथ वगैरह इसके लिए आते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसमें ट्रैकिंग के फील्ड में एज ए लीडर? एज ए ट्रैक लीडर मुझे हर तरीके का अपना फेस दिखाना पड़ता है। अगर हमारे ट्रैकर्स अच्छे नहीं हैं तो मुझे उस टाइप से उनके साथ बिहेव करना पड़ेगा। अगर काफ़ी अच्छे हैं तो उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। डिपेंड करता है ट्रैक टू ट्रैक कैसा आप लेके चलते हैं लोगों को। उत्तराखंड में ट्रैक बहुत हैं, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए कि वो ट्रैक लीडर बन के काम कर सकें? अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कहती हूँ कि आप माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं, बेसिक माउंटेनियरिंग, इसके बाद आपका आता है एडवांस एंड सर्च एंड रेस्क्यू, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपको अच्छा लगता है पहाड़ों में घूमना तो आप बेसिक कर सकते हैं। बेसिक के बाद आप किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। कल हम लोग घांगरिया के लिए चले थे एंड इट वाज अ 10 किलोमीटर ट्रैक एंड मतलब मॉडरेट ट्रैक था, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट मतलब कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट इतना नहीं, मतलब एवरीबडी कैन डू इट। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया। बट आज जब हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आए घांगरिया से तो आज तो अलग ही था। आज थकान महसूस ही नहीं हुई बिल्कुल भी। मेरे मन में जो पिक्चर, मतलब लोग जैसे बोल रहे थे कि अगस्त में ज़्यादा अच्छा होता है, जुलाई में नहीं होता है इतना, बट अभी जुलाई में भी मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स वगैरह दिख गए। तो मुझे तो बहुत मज़ा, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। तो आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स आए, कल हम घांगरिया में रुके थे। हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी घांगरिया से। इनिशियली थोड़ा सा टफ था ट्रैक, बट जैसे ही हमने स्टार्ट किया द व्यूज़ वर स्पेक्टेक्युलर। हमने आगे आगे आते गए, हमने अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स देखे एंड इस मौसम में भी, इस जुलाई में द वेदर वाज अमेजिंग। बारिश हल्की हल्की हो रही है, हम अपने रेनकोट हम सबके साथ में हैं एंड यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं वी आर थोरोली एंजॉइंग। वी डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर, सो दिस इज़ इट। नाउ वी आर गोइंग बैक बट वी डोंट वांट टू गो। जैसे कि मैंने सुना है और खैर और हिमालय तो मैं घूमा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बताते हैं कि पूरे हिमालय में जो भी फ्लावर होते हैं सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के फ्लावर होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अलग हो गया, हिमाचल में अलग हो गया और पाकिस्तान में अलग हो गया। वैसे जो भी बेल्ट हैं
लेकिन वैली एक ऐसी जगह है यहाँ पे सारे फ्लावर मिल जाते हैं। इसीलिए खास है। इसीलिए खास है। हाँ, जब हम पहले आते थे तो उसमें फ्लावरिंग की मात्रा काफ़ी अधिक होती थी, बहुत सारे फ्लावर मिलते थे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बात का लग रहा है कि जो ये पॉलीगोनियम जो घास है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, बहुत कवर कर रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ है, फूलों के अलावा वेजिटेशन धीरे धीरे यहाँ भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी इसमें क्या हो गया कि बुरांस, भोजपत्र, आपका केदारपाती, इस टाइप की छोटी झाड़ियाँ तो ऑलरेडी थी यहाँ पे, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पे कई सारे पॉपुलस के पेड़ भी आ चुके हैं जो लोकली आपका अभी तक घांगरिया से नीचे थे। अब ये वैली के अंदर पॉपुलस के पेड़ की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है और पॉपुलस अपने आप में बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला एक पेड़ है और आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि पॉपुलस का पूरा जंगल दिखे। जैसे अभी मेरे दाईं तरफ यहाँ पे ये बाईं तरफ तिपराखर की तरफ को जाते हुए पूरा भोजपत्र का जंगल है और अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे लगभग पॉपुलस के बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो कहीं आने वाले टाइम में चाहे उसको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बोलें, क्योंकि जो नीचे की वेजिटेशन है वो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स की असली खूबसूरती अगर आपको देखना है तो बामण दौड़ जो जगह है, यानी आप जब घांगरिया से चलते हैं तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पहुंचते हैं बामण दौड़, वहाँ से फिर 4 किलोमीटर आगे रिवर साइड तक। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर 15 दिन में वैली की जो फ्लावरिंग है वो बदल जाती है। यानी अगर 15 दिन बाद अगर मैं इस इलाके में आऊँगा तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाएगा। वैसे भी वैली ऑफ फ्लावर्स के नज़ारे हर 15 दिन में बदल जाते हैं। फूल खिलने तो मई से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो अक्टूबर लास्ट तक फूल दिखते रहते हैं। और अगर आप पीक सीजन में आना चाहें, अगर मेरे हिसाब से, या वैली ऑफ फ्लावर्स का जो सबसे पीक सीजन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग दिखती है, तो वो है अगस्त का महीना। हालांकि बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो खूबसूरती अगर देखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्क भी उठाना ज़रूरी है। यहाँ पर तक ये फूलों की घाटी का जो ये तिपरा नाम की जगह है, ये यहाँ तक तो नॉर्मल कोई भी टूरिस्ट आ जाता है और परमिशन जो उसको बैरिगेड से मिलती है वो यहीं तक ही मिलती है। इसके बाद जो परमिशन है वो आपको प्रॉपर फॉरेस्ट ऑफिस आपका देहरादून प्लस आपका जो जोशीमठ है वहाँ से आपको प्रॉपर परमिशन लेकर के यहाँ से आगे जाने की परमिशन मिलती है और आगे कैंप करने की परमिशन भी है। लेकिन वो सिर्फ इस कंडीशन में जब आप ये भुंडार खाल करके यहाँ पर एक पूरा एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है जिसमें आपके साथ में एक पूरी प्रोफेशनल टीम आपका साथ रहेगी और आपको भी माउंटेनियरिंग का एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और भुंडार खाल को पार करने के बाद, उसको पार करने के बाद अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आप गमसाली नीति होते हुए वापस जोशीमठ पहुँच जाएंगे और अगर आप भुंडार खाल पार करके लेफ़्ट साइड को निकलते हैं तो यहाँ से गुप्तकाल होते हुए आप बद्रीनाथ का जो मार्ग है वो आप ले सकते हैं। फूलों की घाटी में किस्मत भी साथ देनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं, बारिश का मौसम है और वैली ऐसे ही पैक हो गई जैसे अभी है, पूरा कोहरा लग गया है, फॉग लग गया है, तो फिर जो ब्यूटी है पूरी वैली की वो नहीं दिखती। हमारी किस्मत अच्छी थी कि सुबह धूप छाँव हो रहे थे और अब जबकि हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं घांगरिया की तरफ तो अब फॉग आ गया है। जब हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए सुबह निकले थे तो मौसम साफ़ ही था, हल्का हल्का कोहरा फॉग आ रहा था और बीच बीच में धूप भी दिख रही थी। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद पूरा जो वैली है वो पूरी पैक हो गई है, फॉग आ गया है। और अगर आप चल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए घर से तो हर मौसम के लिए तैयार रहिए। यानी यहाँ वैली में आपको हर मौसम के हर रूप दिखाई देते हैं और आपको
खुशी भी होती है कि बारिश, धूप, बादल, फॉग सब कुछ दिखाई देता है। तो फूलों की जो जितने भी फूल हैं यहाँ पे, उनकी सुंदरता इस मौसम, इस जो एटमॉस्फेयर हर पल बदलता रहता है, उससे बढ़ भी जाती है। एक बात और है, ये वैली जितनी खूबसूरत है, उससे भी अच्छी बात जो मुझे यहाँ की लगी, सबसे अच्छी बात, खूबसूरती तो है ही, और शायद वैली ऑफ फ्लावर जैसी और भी बहुत सारी घाटियाँ हैं, लेकिन जो पॉलीथीन फ्री वैली है ना, वो देख के काफ़ी इंजॉय आया। मतलब जब हम वैली ऑफ फ्लावर के गेट से इंटर हुए, ऊपर की तरफ पहुँचे, तो मैं रास्ते भर यही देख रहा था कि कहीं मुझे प्लास्टिक की बोतल मिले या फिर टॉफ़ी का रैपर मिले या बिस्किट के रैपर मिले, लेकिन कहीं कोई भी मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दी। और इसके पीछे है ईडीसी करीब 15-20 सालों की मेहनत है कि वैली आज इतनी खूबसूरत और पॉलीथीन फ्री दिख रही है। वो आगे की स्टोरियों में पूरी ईडीसी की जो इको डेवलपमेंट कमेटी है, उसकी स्टोरी का जिक्र या पूरी डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक पानी की बोतल थी, पानी की बोतल लग जाएगी हमारी, तभी तो आईडेंटिफाइड है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कुछ नियम कायदे कानून भी यहाँ के लिए बनाए गए हैं। एंट्री और लास्ट 12 बजे के बाद आप वैली में इंटर नहीं कर सकते। अगर आप वैली में जा रहे हैं तो कम से कम जो अपना कचरा है वो ज़रूर लेके जाएं, और एंट्री में भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें हैं यहाँ पे, वो इसको चेक ज़रूर करती हैं। जब भी आप आएँ तो नेचर के करीब आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन ये हमेशा ऐसी है, रास्ते क्लीन, नीट एंड क्लीन, पॉल्यूशन और जो प्लास्टिक फ्री पूरी वैली रहे, इसके लिए आपको हमेशा हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा। केदारनाथ में आपने देखा है कि क्या हालत हो गई हैं, कहीं ऐसा वैली ऑफ फ्लावर में ना हो, इसके लिए हमें हमेशा जो नियम बनाए गए हैं, चाहे ईडीसी के हों या फिर वैली ऑफ नेशनल पार्क के, उनको मानना होगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। वैली ऑफ फ्लावर और पूरी भीमडार सीरीज़ जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।